नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान। प्रियंका गांधी पीएम बने तो इंदिरा गांधी जैसा होगा जवाब, इमरान मसूद। प्रियंका गांधी के समर्थन में इमरान मसूद की खुली चुनौती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वह बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर कड़ा और सख्त जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का रवैया उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा होगा। मसूद ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी परिवार से आती हैं और इंदिरा गांधी की पोती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया था जिसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होती तो जवाब इतना कड़ा होता कि कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। कांग्रेस नेता के प्रियंका गांधी को पीएम बनाने के समर्थन पर बीजेपी का तंज। बीजेपी बोली राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं है, राहुल हटाओ प्रियंका गांधी लाओ। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के प्रियंका गांधी वाड्रा को संभावित प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देने पर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा कि अब उन्हें राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं है, राहुल हटाओ प्रियंका गांधी लाओ। इससे ज्यादा साफ कुछ नहीं हो सकता कि राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं है। पूनावाला ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता अब प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोर दे रहे हैं और कथित तौर पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बताता है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ जनता का समर्थन खो दिया है बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी समर्थन खो दिया है। बांग्लादेश में हिंदू परिवार का घर जलाया गया। घटनास्थल के पास मिला एक धमकी भरा बैनर। हिंदुओं पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की कड़ी में एक और गंभीर घटना सामने आई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चट्टोग्राम में अज्ञात हमलावरों ने एक हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी, जिससे घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया और पालतू जानवरों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार के सदस्य समय रहते पाड़ काटकर भागने में सफल रहे। घटनास्थल के पास एक धमकी भरा बैनर भी मिला, जिसमें हिंदुओं पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। यह घटना हाल ही में मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित ईश निंदा के आरोप में हुई मॉब लिंचिंग के बाद सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर पीएचपी और आरएसएस का प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मंगलवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से मेमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के लिए न्याय की मांग की। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, जिसमें 3 स्तर की बैरिकेडिंग, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती शामिल थी। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश हाई कमीशन के पास जमा हुए और नारे लगाते हुए हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ न्याय की मांग की। गौरतलब है कि बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला था। यह घटना 18 दिसंबर की है। पुलिस ने बताया कि युवक को पीट कर मार डालने के बाद उसके शव को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई थी। पुलिस ने मृतक युवक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में की थी। असम में बेदखली की मांग के लिए प्रदर्शन हुआ हिंसक। बीजेपी नेता के घर को लगाई गई आग। जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 163 के तहत पाबंदी लगाई। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में लंबे समय से चली आ रही बेदखली की मांग को लेकर प्रदर्शन सोमवार को अचानक हिंसक हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद यानी KAAC के मुख्य कार्यकारी सदस्य और भाजपा नेता तुलीराम रोंगहांग के पैतृक घर को आग लगा दी। इस घटना में पुलिस की गोलीबारी से कम 3 प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जबकि एक CRPF जवान को भी चोट आई। इस दौरान पथराव की घटना भी हुई। हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 163 के तहत पाबंदी लगा दी है। देर शाम तक अतिरिक्त पुलिस, CRPF और कमांडो तैनात कर दिए गए। बता दें कि यह हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शनकारियों को खबर मिली कि भूख हड़ताल पर बैठे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस ने बाद में इसे गलतफहमी करार दिया और दावा किया कि भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था।
पश्चिम कार्बी आंगलोंग में चरागाह जमीन पर कब्जे को लेकर भूख हड़ताल। पीजीआर जमीन विवाद। करीब 2 हफ्ते से 9 लोग भूख हड़ताल पर थे। दरअसल पश्चिम कार्बी आंगलोंग के फेलांगपी और खेरोनी इलाके में करीब 2 हफ्ते से 9 लोग भूख हड़ताल पर थे। वो प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व यानी पीजीआर और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व यानी पीजीआर नाम की सरकारी चरागाह जमीनों से कथित अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग कर रहे थे। ये जमीनें आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित हैं और यहाँ मुख्य रूप से कार्बी जनजाति के लोग रहते हैं। पश्चिम कार्बी आंगलोंग और कार्बी आंगलोंग छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिले हैं, जहां आदिवासी जमीनों को बचाए रखने के लिए विशेष प्रावधान हैं। यह विवाद नया नहीं है। कार्बी छात्र संगठनों और जनजातीय समूहों की मांग पर फरवरी 2024 में भाजपा नेता तुलीराम रोंगहांग ने इन चरागाह जमीनों से बेदखली करने की बात कही थी। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने तब कहा था कि 1983 परिवार डोंका मोकम सर्कल के हवाईपुर मौजा में पीजीआर और पीजीआर जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं। उस समय विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए थे जब बिहारी नोनिया समुदाय की एक संस्था ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें वेस्ट कार्बी आंगलोंग में इन जमीनों पर बसे लोगों को कानूनी मान्यता देने की मांग शामिल थी। हालांकि तब लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई नहीं हुई थी। रोंगहांग ने कहा कि हमने बेदखली का नोटिस दिया था, लेकिन कब्जेदारों ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी, जिसके कारण बेदखली रुक गई। रोंगहांग ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक हम कुछ नहीं कर सकते, वरना अदालत की अवमानना हो जाएगी। 2026 में 75 राज्यसभा सीटों पर होंगे चुनाव। सत्ता संतुलन बदलने के संकेत। 2026 में राज्यसभा से बदलेगा राष्ट्रीय सियासी समीकरण। 2025 का साल खत्म होने और 2026 के आगमन के साथ यह साल न सिर्फ पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में उच्च स्तरीय विधानसभा चुनाव देखेगा, बल्कि 75 राज्यसभा सीटों के लिए भी चुनाव होंगे। राज्यसभा की सीटें अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में खाली होंगी, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सत्ता संतुलन को संभावित रूप से बदल सकती हैं। 2026 के चुनाव में बिहार से 5 और उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सीटें खाली होंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई उत्तर पूर्वी राज्यों में सीटें खाली होंगी। इस व्यापक भौगोलिक विस्तार से 2026 के राज्यसभा चुनावों का राष्ट्रीय महत्व और भविष्य के विधायी एजेंडे पर उनके संभावित प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। यानी राज्यसभा में मनचाहा बहुमत पाने के बाद बीजेपी अपनी उन सारी महत्वाकांक्षाओं को कानून पास कराने के रूप में पूरा कर सकती हैं जो अभी बची रह गई हैं। यानी राजनीति का पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य बदल सकता है। जर्मनी में राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला। राहुल बोले, देश की संस्थाओं पर थोक में कब्जा कर लिया गया है। ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ एक भी मामला नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हर्टी स्कूल में आयोजित एक प्रोग्राम में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश की संस्थाओं पर थोक में कब्जा कर लिया गया है और खुफिया एजेंसियों ईडी तथा सीबीआई को हथियार बना दिया गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ एक भी मामला नहीं है, जबकि अधिकांश राजनीतिक मामले विरोधियों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भारत की चुनावी मशीनरी को भी बर्बाद कर दिया है। मोदी की दृष्टि पर राहुल गांधी का वार। यह दृष्टि असफल होगी और इसमें भारी समस्याएं हैं। यह भारत में दो नजरिए के बीच टकराव है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर कोई बिजनेसमैन कांग्रेस का समर्थन करता है तो उसे धमकी दी जाती है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए में फर्क बताया। कांग्रेस ने संस्थागत ढांचे का निर्माण किया और उसे कभी अपना नहीं माना, बल्कि देश का माना, लेकिन बीजेपी इसे अपना मानती है और राजनीतिक सत्ता बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। राहुल ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और विपक्ष इसका मुकाबला करेगा। हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे, बल्कि भारत के संस्थागत ढांचे पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। हम विरोध का एक सिस्टम बनाएंगे जो सफल होगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में कई लोग पीएम मोदी का समर्थन करते हैं। बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत की दृष्टि से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है कि यह दृष्टि असफल होगी और इसमें भारी समस्याएं हैं। यह भारत में बड़े तनाव पैदा करेगी और भारतीय लोगों को एक दूसरे से लड़ाएगी। हम इससे लड़ेंगे। यह भारत में दो नजरिए के बीच टकराव है। राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी का पलटवार। उनका व्यवहार अब भी एक बच्चे जैसा है, नेता जैसा नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अराजकता को बढ़ावा देती है। भाजपा ने जर्मनी में की गई राहुल गांधी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें भारत विरोधी करार दिया और उनके व्यवहार को बचकाना बताया है।
मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो सचमुच भारत से प्यार करता है देश को असफल होते देखना चाहेगा। एक्स पर एक पोस्ट में भंडारी ने आरोप लगाया कि गांधी अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और विदेशों में जाकर उन लोगों को एकजुट कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने भारत विरोधी ताकतें बताया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस भारत की प्रगति और लोकतंत्र का विरोध करती है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी अराजकता को बढ़ावा देती है। भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने भी राहुल गांधी को भारत विरोधी नेता बताया जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ऐसा करके उन्हें क्या हासिल होगा, उनका व्यवहार अब भी एक बच्चे जैसा है, नेता जैसा नहीं। बीजेपी बोली, विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत। देश के लोकतंत्र को बदनाम करो और विदेशी आकाओं की तालियां बटोरो। राहुल गांधी को अपनी यूपीए सरकार का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी को विदेशी धरती पर भारत के संस्थानों, संविधान और संस्कृति के खिलाफ बोलने की आदत है। उनकी आदत बन गई है कि देश के लोकतंत्र को बदनाम करो और विदेशी आकाओं की तालियां बटोरो। उन्होंने कहा कि चीन का गुणगान करने से पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी और सरकार यानी यूपीए सरकार का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने भारत के साथ एफटीए पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह समझौता ना तो मुफ्त है और ना ही निष्पक्ष। यह किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए खराब सौदा है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह समझौता ना तो मुफ्त है और ना ही निष्पक्ष और इससे न्यूजीलैंड को नुकसान होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट में पीटर्स ने आरोप लगाया कि देश ने भारत के लिए अपना पासार लगभग पूरी तरह खोल दिया, लेकिन बदले में न्यूजीलैंड के प्रमुख डेयरी उत्पादों दूध, पनीर और मक्खन को कम टैरिफ की सुविधा नहीं मिली। पीटर्स ने यह भी दावा किया कि समझौते के कुछ प्रावधान व्यापार से ज्यादा प्रवासन और निवेश को बढ़ावा देते हैं, जिससे भारतीय नागरिकों को न्यूजीलैंड के श्रम बाजार में असाधारण पहुंच मिलेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने एफटीए की घोषणा करते हुए कहा था कि इससे 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकता है। बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस गठबंधन तय। उद्धव और राज ठाकरे बुधवार को करेंगे गठबंधन का ऐलान। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दी जानकारी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बुधवार यानी कल 24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा करेंगे। यह फैसला आने वाले पीएमसी चुनावों के लिए उनके एक साथ आने की अटकलों के कुछ दिनों बाद आया है। पिछले कई दिनों से दोनों पार्टियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सीट बंटवारे की बातचीत में समय लगा क्योंकि दोनों चचेरे भाइयों का प्रभाव क्षेत्र और वोट बैंक मुख्य रूप से एक ही है, खासकर मुंबई में। बताया जा रहा है कि सेवरी, माहिम, भांडुप सीटों पर मतभेदों को सुलझाया जा रहा था। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।